बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। लेकिन पाकिस्तान पर एक और क़यामत टूटी। मरी के मकाम पर बर्फ़ के तूफ़ान ने कई घरों के चिराग बुझा दिए। ये वाक़या पेश आया, ज़ाहिर है इस वाक़े के बाद कल रात से ही हमारी भी बहुत सारे लोगों से ज़ाहिर है बातचीत हो रही थी जो मरी में थे। कुछ लोग लाइव स्ट्रीमिंग्स भी कर रहे थे, तो अंदाज़ा हो रहा था कि अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है। लेकिन फवाद चौधरी साहब का गुज़िश्ता मेरे ख्याल 4 रोज़ पहले का ट्वीट था। मैं तनकीद नहीं करना चाहती हुकूमत पर, और ना ही ये चाहती हूँ कि हुकूमत ये समझे कि उनको एक मामले के ऊपर कटहरे में लाकर खड़ा कर दिया गया, लेकिन हक़ाइक़ तल्ख़ हैं। आपने कहा कि 1 लाख गाड़ियां मरी के अंदर एंटर हो चुकी हैं, जिसका मकसद यह है कि आवाम खुशहाल हैं, लोगों के पास पैसा है, सयाहत फरोग पा रही है। बिल्कुल ठीक है आपका ये ट्वीट, इसका हम खैर मकदम भी कर रहे थे। लेकिन ये खैर मकदम करते करते सर, जब टोल प्लाजा से, जब चुंगी से गाड़ियां गुजर रही थी जिनकी तादाद आपके मुताबिक, वजीर इत्तलात के मुताबिक 1 लाख के लगभग थी, तो क्यों नहीं बाकी आने वाली गाड़ियों को रोका गया? क्यों 1 लाख गाड़ियों की एंट्री होती रही और इंतजामिया खामोश रही, पैसा जेब में आता रहा? रात गए जिन गाड़ियों में जिनके बच्चे, जिनके शौहर, जिनकी माएं मरी हैं, जिनके घरवाले, जिनके प्यारे मरे हैं, अब उनको ये पैसा आप वापस लौटाएंगे? क्योंकि जाहिर है उनकी दादरसी के लिए आपके पास इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। मैंने आज जो इत्तलात वहां से ली हैं, बल्कि आप खुद जाकर देख लें, गूगल मैप्स पर जाकर देखें कि किस तरह से रास्ते फंसे हुए हैं। जो ऊपर इस्लामाबाद से आने वाला जाने वाला रास्ता है मरी को, सिर्फ वो ट्रैक जो है इस काबिल है कि आप आ सकते हैं, क्योंकि इससे ऊपर यानी अगर आप एबटाबाद की तरफ हैं, आप मानसेरा की तरफ हैं, आप जीबी की तरफ हैं, आजाद कश्मीर की तरफ हैं, तो फिर तो सवाल ही नहीं होता कि आप वापस आ सकें, क्योंकि एक तो वो रास्ता बहुत तवील है। दूसरी अहम तरीन बात यह है कि उस रास्ते से वापसी के लिए आपको एक लंबा रास्ता इख्तियार करने के साथ साथ जो मौसम की सख्ती है वो बहरहाल झेलनी पड़ सकती है। आज भी इत्तलात यही है कि बर्फबारी हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात है कि कुदरत के आगे हर तरह की मशीनरी नाकाम है, कुदरत का अपना कानून है, लेकिन इंसान अपनी हिफाजत बहरहाल यकीनी बनाता है। एक तो लोगों की सबसे बड़ी कोताही कि जब उनको एक अलर्ट पता है कि इतनी शदीद बर्फबारी होने वाली है, तो फिर भी अभी भी इत्तलात ये आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं नहीं जी हमें आगे जाने दे। 1000 से कई हजार गाड़ियां जो हैं वो शायद बताया जा रहा है कि वो खड़ी हुई हैं और मिसर हैं कि हमें आगे जाने दिया जाए। इंतजामिया ने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया, हुकूमत पंजाब ने इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया। यह वाकया हो भी गया। आज पंजाब में एक अहम तरीन इजलास बुलाया वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब ने। चलाएं इजलास जनाब। और इस इजलास में हो क्या रहा था? इस इजलास में हो रही थी तंजीम साजी, क्योंकि केपीके के इलेक्शन से जो जाहिर है मौजूदा हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, बल्दियाती इलेक्शन में नॉकआउट हुई है वहां पर। लेकिन इसी इजलास के दौरान मेरे पास वो आहोबुका आई है उस औरत की जो कह रही है कि मैं किस किस को रोऊं, मेरा बच्चा चला गया, मेरा भाई चला गया। जो एएसआई है उनकी वाइफ उनके साथ नहीं थी, वो घर पर ही मौजूद है, और उनका एक बेटा भी उनके साथ मौजूद है, लेकिन उनकी बच्चियां अपने बाप के साथ सफर पर थीं। इस एएसआई ने आखिरी लम्हात तक लोगों को ये बताया कि 18 घंटे से हम फंसे हुए हैं, खाने को नहीं है, पीने को नहीं है। लेकिन बहरहाल आप जितना चाहें सयाहत को फरोग दें सर, लेकिन आपकी इंतजामी कारकर्दगी सिफर है। आपकी ये नालायकी है कि लोगों को 1 लाख तो मैं वैसे ही बता रही हूं जो कि क्योंकि आपने ट्वीट किया है, लेकिन हमारी इत्तलात है कि इससे ज्यादा गाड़ियां मरी के अंदर एंटर हो गई। सारे लोग मरी में नहीं ठहरे हुए थे, ठीक है एबटाबाद भी गए होंगे, कलाम की तरफ भी कुछ लोग निकले होंगे, ऊपर की तरफ जाने भी गए होंगे, लेकिन इस सब के बावजूद जो मरी की कैपेसिटी है सर 10,000 से ज्यादा की कैपेसिटी नहीं है, वो भी ठूस ठास के। उसके बावजूद आपने 1 लाख गाड़ियां जाने दी। इसका मकसद है ये प्री प्लान कोताही है, बड़ी माजरत के साथ। लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है हमारी नुमाइंदा आसिया कौसर, उस घर में जहां वो एएसआई जो है इकबाल साहब रहते थे, लेकिन अब नहीं रहे। उनकी आखिरी ऑडियो क्लिप जो है वो भी चल रही है। क्या पूछूंगे, क्या मंजरनामा है, क्या कहते हैं, क्या हालात हैं, क्या बोलेंगे? लेकिन आसिया, कितने लोग थे जो कि मरी घूमने के लिए गए थे इनके घर से, इकबाल साहब के घर से, नवीद इकबाल के घर से? बिल्कुल
नवीद इकबाल साहब के घर से जो है वो 8 लोग मरी घूमने गए थे, जिनमें उनकी एक हमशीरा थी, उनकी बेटी थी, साथ उनके एक भाई का बेटा था और उनकी अपनी 3 बेटियां और एक बेटा था, जिनमें से कोई भी जिंदा वापस लौट कर नहीं आया। और अब घर वाले एक सोग का माहौल है यहाँ, और उस सोग में जो है वो घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं उनकी डेड बॉडीज़ का। ये यकीनी तौर पर सना, जैसे आपने कहा कि इंतज़ामिया की निगलिजेंस है और प्री प्लान निगलिजेंस है, ऐसा ही है। 8 अफराद एक ही घर के जो है वो मरी की खूबसूरती देखने घर से निकले थे, लेकिन अब शायद वो कोई भी मंजर अपनी आंखों से नहीं देख सकेंगे, क्योंकि वो इस दुनिया से जो है वो रुखसत हो चुके हैं। घर का माहौल अगर मैं आपको बताऊं तो यकीन जाने के अंदर जाकर ऐसे लगता है कि आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसा सोग का माहौल है। और जो गम का आलम अंदर है वो मैं अपनी ज़ुबान से यहाँ बयान नहीं कर सकती, और शायद उसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरह से नवीद इकबाल मरहूम की अहलिया जो है वो जिस तरह से दहाड़े मार मार के रो रही हैं, जिस तरह से उनकी भाभी रो रही हैं, जिस तरह से उनकी वालदा रो रही हैं, आप वो मंजर देखें तो यकीन जाने कि आप कांप जाएंगी कि किस किस्म का तूफान जो है वो उनके घर पर टूटा है। बिल्कुल हमें अंदाजा है, और ऐसे कई घराने हैं जो उजड़ गए हैं। आसिया, मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने ये कोई बता सका, क्योंकि ज़ाहिर है उस घर में अब इस वक्त तो क़यामत है, लेकिन क्या बताया आखिरी कब बात हुई? कोई बताई थी चीज़ नवीद इकबाल ने? कोई टेलीफोन किया हो कि हम फंस गए हैं और हमें नहीं पता कि क्या होने वाला है? कुछ इस तरह की कोई कॉन्वर्सेशन जो उनकी आखिरी मर्तबा अपने घर वालों से हुई हो, कुछ मालूमात मिली? घर वालों के साथ तो अब तक कोई कन्वर्सेशन जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन नवीद इकबाल साहब का जो ऑडियो बयान सामने आया है, तैयब गोंदल उनके कज़न हैं, उनको ये एक ऑडियो कॉल उन्होंने की थी, और उस ऑडियो कॉल में उन्होंने बारहा ये कहा है कि बच्चे यहाँ पर फंसे हुए हैं, हम यहाँ फंसे हुए, बड़े बुरे हालात हैं, कोई क्रेन नहीं है, कोई खाने पीने की चीज़ें नहीं हैं, दम घुट रहा है। और ये आखिरी उनकी कॉल थी, और उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट के अंदाज में अपने दोस्त से ये रिक्वेस्ट भी की कि आप खबर भी चलाएँ और किसी क्रेन को भी भेजें। और उन्होंने अपने ऑडियो मैसेज में ये भी कहा है कि सुबह 12 बजे के हम लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हुए, रात के 9 बज चुके हैं, लेकिन ताहाल किसी किस्म का क्रेन तो दूर की बात है, कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी उन्हें नजर नहीं आया जो आगे से गाड़ियां हटाता और शायद रास्ते खोले जा सकते। इस घर में 8 जनाजे आएंगे, 8 जनाजे आएंगे, जो कि बच्चियों के भी हैं, उनके भाई के भी हैं, किसी का मियाँ भी है वो शख्स। मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि अब इनके घराने में कितने लोग बचे हैं? ये जो ASI के घर के लोग थे वो कितने लोग हैं? अब उनकी वाइफ हैं और एक उनका बेटा है शायद। जी बिल्कुल, ऐसे ही नवीद इकबाल के घर में सिर्फ उनका एक बेटा और उनकी अहलिया जो हैं वो अल्लाह उनको हयात दे, लंबी ज़िंदगी दे, वो ज़िंदा है। और बाकी उनकी 3 बेटियां, एक बेटा और उनके हस्बैंड की जो है वो मरी में डेथ हो चुकी है। साथ ही नवीद इकबाल के भाई की जो बेटा था उसकी भी डेथ हुई है, उनकी बहन की भी डेथ हुई है, और उनकी बहन की बेटी की भी डेथ हुई है। यानी कि आप ये कह सकती हैं कि ये एक घर नहीं है, ये 3 ख़ानदान हैं, 3 घर हैं जो आज मरी की बर्फबारी में जो है वो अपना जिन्होंने दम तोड़ा है। और वो जाने वाले तो चले गए, लेकिन यहाँ पर जो जिंदा लोग हैं उन्हें भी देखकर ये एहसास नहीं होता कि उनके अंदर अब शायद कोई जिंदगी बाकी है। बहुत शुक्रिया आसिया, थैंक यू। मुझे पता है कि आप कवर कर रही हैं इस सारे वाक़े को वहाँ पर, लेकिन मेरे पास भी अल्फाज नहीं है, मैं क्या कहूँ, कंडोलेंस क्या करूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो हमें ये बार बार नवीद दी जा रही थी कि भाई 1 लाख सयाह, पाकिस्तान में सयाहत का फ़रोग, और आज इजलास में ये कहा गया कि ज़्यादा लोग चले गए थे। सर, जब जा रहे थे तब आप खुशी मना रहे थे, जब वो पहुँच के वहाँ मर गए तो आप कह रहे हैं कि ज़्यादा चले गए। हमारी तो कुछ चीज़ें समझ से बिल्कुल बाहर हो गई हैं कि किस तरह से मामलात को इंतज़ामी बुनियादों पर चलाया जा रहा है। शुक्रिया है पाक फ़ौज का, शुक्रिया है NDMA का कि वो पूरी तरह से तंगदही के साथ वहां पर लगे हुए हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं। एक इत्तलात, एक डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी प्रोग्राम से पहले, उनसे कुछ इत्तलात मिली कि जब इस तरह के तूफान पूरी दुनिया में आते हैं, हम पाकिस्तान में अगर देखते हैं तो बर्फ़ के तूफान इस तरह से नहीं आते, या जो सयाहती मकामात हैं दुनिया भर में वहाँ बहरहाल इस तरह के तूफ़ानों का आवाम को सामना रहता है। तो हमने कोशिश की कि ज़रा डॉक्टर इकराम साहब से बात करें, डॉक्टर जावेद अकरम साहब से, और उनसे ये जानें कि अगर खुदा ना खास्ता कि हमारे पास इत्तलात आई कि शायद ये लोग मोनोऑक्साइड जो गैस है उसको सूंघने से भी इनका इंतकाल हुआ है या ये जाने गई हैं। तो ये मोनोऑक्साइड जो गैस है ये कैसे पैदा हो जाती है? इत्तलात के मुताबिक बताया ये जा रहा था, या जो लोगों ने मुझे चीज़ इन्फॉर्मेशन पहुंचाई वो ये थी कि जब बर्फ़ के अंदर गाड़ी अगर फंस जाती है तो
तो फिर शायद उसमें से इस तरह की अखराज हो सकता है मोनोऑक्साइड का। डॉक्टर जावेद अकरम, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। सर थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर जावेद अकरम साहब, आपके सामने ये सानिया मरी है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब इस तरह के बर्फानी तूफान आते हैं, लोग ज़ाहिर मुख्तलिफ दुनिया भर में फंसते हैं ऐसे तूफानों के अंदर, क्या होता है? ऑक्सीजन तो ऑब्वियसली कम हो जाती है, लेकिन ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मोनोऑक्साइड जो है वो जनरेट हो जाती है। इज दैट ट्रू? देखिए, मोनोऑक्साइड तो जनरेट होती है जब आप फ्यूल बर्न करते हैं। Okay. तो फ्यूल जाहिर है वो अगर आपके लीकेज है हीटिंग सिस्टम या इंजन में, और जाहिर है इंजन फ्यूल ही बर्न करते हैं, तो फिर हो सकती है। लेकिन ज़्यादा चांसेस वो तो एकदम इतनी गाड़ियों में तो नहीं हो सकता कि उनके सबके इंजन से लीकेज हो रही हो जो कैबिन में आ रही हो। तो ज़्यादा लाइकली इसका यही होता है कि जी हाइपोथर्मिया हो जाता है, टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है और लोअर बॉडी पे सर्कुलेटरी फेलियर हो जाता है और आपकी सर्कुलेशन जो है उसमें वो नहीं मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है, बिकॉज आपके ऑर्गन्स को खून नहीं मिल पाता। ओके डॉक्टर साहब, तो इस तनाजुर में फिर ये तो दुनिया से लोग चले गए, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि इतने शदीद मौसम के अंदर जो सैचुरेशन है या सांस लेने का अमल जो है वो बर्फ के दौरान किस हद तक मुतासिर होता है? एक इंसानी शख्स जो इंसान है वो कितनी देर तक इसमें सर्वाइव कर सकता है? देखिए, अगर प्रिपेयर्ड हो, अगर प्रॉपरली प्रोटेक्टेड हो कपड़ों के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, तो बूढ़े लोग और बूढ़े लोग या जो इस किस्म के लोग हैं, बच्चे बहुत छोटे, वो अफेक्ट होते हैं। वरना तो देखें लोग -40 -20 में सरवाइव करते हैं, लेकिन अनप्रिपेयर्ड और गाड़ी में बंद होगा तो जाहिर है मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। इसलिए मुश्किल हो जाएगा कि वो प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, उनके पास फ्यूल नहीं होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी और गाड़ी बंद होगी और बर्फ में -20 के करीब टेम्परेचर में जाहिर है ना उनके पास पानी होगा, ना खुराक होगी और ना वो प्रिपेयर्ड होंगे। ऊपर से बर्फबारी होगी, अंधेरा होगा, बिजली भी नहीं होगी और उनको पनाह गाह भी इर्द गिर्द नहीं मिलेगी, तो जाहिर है ये एक तशवीशनाक सूरत हाल बन सकती है। अदरवाइज तो देखते टेम्परेचर में बम्बई आफ्टर ऑल रहते ही हैं दुनिया में बहुत माइनस पे, लेकिन गाड़ी की सूरत हाल में जहाँ पे जैम हो जाएगा, और मेरा ख्याल है कि इस तरह अनप्रिपेयर्ड होना और इस तरह सोचे समझे बगैर चल पड़ना, एक तो ये अलमिया है। दूसरा ये है कि कैपेसिटी से ज़्यादा लोग पहुँच जाएं वहाँ, तो वो भी उसका फिर जाहिर है कि यही होगा कि वो लेकिन डॉक्टर साहब, मैं ये दोबारा तकरार के साथ सवाल पूछ रही हूँ, खता कलामी की माफी फरमाइएगा कि ये मतलब ये जो इम्कान है कि मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, क्योंकि जब ज़ाहिर गाड़ी बर्फ के अंदर फंस गई है तो उसका इंजन तो काम नहीं कर रहा होगा उस हिसाब से, तो ये खदशा भी आप मतलब कह नहीं सकते। ये तो अब उस वक्त जैसे मैंने कहा कि मोनोऑक्साइड का अगर मसला खाली होता तो वो तो एक गाड़ी में होता, इतनी गाड़ियों में तो नहीं हो जाता कि 21 लोगों की जान चली जाती। वो 21 लोग एक गाड़ी में तो नहीं बैठे थे, तो इसलिए हो सकता है कि एक आधी गाड़ी में हुआ भी हो ये मसला, लेकिन ज्यादातर तो हाइपोथर्मिया से हुई होगी डेथ उनकी। और हाइपोथर्मिया में यह है कि टेम्परेचर बिलो बहुत कम हो जाता है और आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर जावेद अकरम, थैंक यू वेरी मच, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। कुछ चीज़ों की शकू को है तो मैंने कहा जरा उस पर बात कर लेते हैं। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आती हूँ तो कोशिश करते हैं कि तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साहब से बात करें, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब में तो मीटिंग्स बहुत हो रही हैं, लेकिन लोग जिस तरह मर गए हैं, जिस पर यह कहा गया था कि 1 लाख लोग सयाह पहुँच गए हैं, खुशकिस्मती है पाकिस्तान में कि सयाहत फरोख पा रही है, तो आज इजलास में क्या तय पाया है? राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि ज़रा हुकूमत पंजाब से ज़ाहिर बराह रास्त हुकूमत पंजाब इसकी ज़िम्मेदार है कि किस तरह से वो चीज़ों या वहाँ पर सहूलियात को यकीनी बनाने की कोशिश कर सकती थी या हो सकती थी, जबकि एक जानिब मैं कह रही हूँ बार बार कि हुकूमत ने इसको बारहा दोहराया कि एक बहुत अच्छा अमल है, लोग सयाहत पे जा रहे हैं, सयाहत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, वहाँ पर सहूलियात क्या होनी चाहिए, इस पर तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन फिर एक जानिब लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं, क्या महकमे मौसमियात ने कोई अलर्ट जारी किया भी था कि नहीं किया था? एनडीएमए को पता भी था कि नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे और मौसम का ये अगर असर हुआ तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा या सानहा भी हो सकता है। मेरी कोशिश है कि ज़रा मैं बात करूँ असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद मियां अनिल से और उनसे जाने कि वहाँ पर अब रेस्क्यू की सिचुएशन किस नौयत की है, क्योंकि जो झीगा गली है और उससे मुतसिल जितना इलाका है उसको बताया जा रहा था कि क्लियर कर दिया गया है, लेकिन अब भी मैंने जैसे बिल्कुल आगाज में कहा था, जो एबटाबाद से लोग आ रहे हैं, मानसहरा की तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भी शदीद मौसम का एक तो सामना है, दूसरा ये कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ चुकी है, तो नामुमकिनात में से एक हद तक ये है कि वहां से नीचे उतरा जा सके। हेलीकॉप्टर्स की मदद ली जा रही है। शेख रशीद साहब आज वहां खुद बनफ्से नफीस मौजूद थे, उन्होंने पूरा रेस्क्यू का जो काम है वो देख भी रहे थे, उन्होंने वहां बात भी की, एडमिट भी किया कि बहुत सारी चीजों में शायद कोताही हुई है। सॉरी ओके, अब्दुल रहमान साहब हमारे साथ हैं, रेस्क्यू रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। अगर मुझे फरमाइएगा कि अभी तक जो कैफियत है रेस्क्यू वर्क की वो कैसी है और कितने लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है? देखिए, ये रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा रात से ही शुरू हो गया था, यस्टरडे नाइट से। यस सर। और मॉर्निंग में भी चलता रहा, दोपहर को भी, शाम को भी, और इवन अभी भी हम जो है वो फाइनल सर्च कर रहे हैं। काफी हद तक जो है वो सिचुएशन, बल्कि यूं कहें कि ऑलमोस्ट 100% जो है वो हमने सिचुएशन पे कंट्रोल पा लिया है। रोड्स जो हैं वो हैवी मशीनरी लगाकर क्लियर कर दी गई हैं, और जो फैमिलीज फंसी हुई थी उस एरिया में, कुलडरना से आगे जो एरिया है उसमें, इवन जो गाड़ियां जो फंसी हुई थी, स्टक हुई हुई थी बर्फ में, वो सब की सब निकाल दी गई हैं। अब जो है वो सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। हाँ, ये है कि सुबह के टाइम पे जो है वो सिचुएशन जरा डिफिकल्ट थी, चैलेंजिंग थी, लेकिन इस वक्त जो है वो काफी हद तक जो है वो सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। अच्छा सर, हमारी इत्तलात हैं, इसलिए मैं आपसे कंफर्म कर रही हूँ क्योंकि आप खुद वहाँ ग्राउंड पर मौजूद हैं। बताया गया कि वहाँ बिजली का जो है वो मुनक़ता है, फिर बताया गया कि नहीं 50% जो है वो हो गई है, लोगों को होटल्स वगैरह मैसर नहीं है, तो इस बाबत किस हद तक उनको हेल्प आउट किया जा रहा है? देखिए, इसमें ये जॉइंट ऑपरेशन था रेस्क्यू 1122 का, पाक आर्मी का, और इसमें जो भी इवैक्यूएशन की गई, और इसके साथ जो लोकल गवर्नमेंट है, मरी के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद थी, और जो नियर बाई जो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं और जो नियर बाई होटल्स हैं, वहाँ पे हमने फैमिलीज को जो है वो सेफली जो है वो इवैक्यूएट करके वहाँ शिफ्ट किया है। और कोई इतना ज्यादा, जैसे आपको पता चला है, इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। हमने काफी अच्छा इस ऑपरेशन को जो है वो मैनेज किया जी। ओके, अच्छा अब्दुल रहमान साहब, ये फरमा दीजिएगा कि डेथ टोल जो है वो क्या फिगर्स हैं, कंफर्म फिगर्स क्या आए हैं, और इस वक्त जब आप कह रहे हैं कि बहुत हद तक सूरत हाल काबू में है, तो क्या कहते हैं, जो गाड़ियां हैं वो वहां से निकाल दी गई हैं, कोई फंसा हुआ तो नहीं है दूर दराज के इलाकों में? देखिए, डेथ टोल जो है वो इस वक्त 22 है, जिसमें 10 जो हैं वो मेल हैं और 2 फीमेल हैं और 4 बॉयज हैं और 6 जो हैं वो गर्ल्स हैं। 4 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी, बच्चियां कितनी हैं? गर्ल्स जो हैं वो 6 हैं और 4 बॉयज हैं। ठीक है। और इस वक्त जो है वो हैवी मशीनरी लगाकर तमाम जो स्नो थी, जो और इवन के जो दरख्त गिरे हुए थे, उनको भी जो है वो काट के साइड पे कर दिया गया है, और जो गाड़ियां स्टक हुई हुई थी, फंसी हुई थी, उन सबको निकाल दिया गया है। हाउएवर हम अब वो सेकेंडरी सर्च कर रहे हैं अपनी, कि अगर कोई एक आधी गाड़ी मिलती है तो उसको भी हम जो है वो क्लियर कर लें। अच्छा, आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां से क्या अभी भी लोग आ रहे हैं मरी की तरफ, या उनको मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है, उनको वापस जाने का कहा और वो मान भी रहे हैं इस चीज को? जी, वो डिप्टी कमिश्नर साहब की डायरेक्शंस थी
के वो एरिया जो मरी के जो इनलेट्स हैं उनको जो है वो क्लोज कर दिए जाए। तो वो अभी जो है वो क्लोज किए हुए और सिचुएशन जो है वो उसको पे जो है ना वो गहरी निगाह रखी हुई है कि अगर कोई ऐसी दोबारा से सूरत हाल जो है दोबारा से ना हो, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि स्नोफॉल दोबारा से शुरू हो सकती है। फोरकास्ट भी है इस चीज की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सिचुएशन कंट्रोल। थैंक यू वेरी मच। रेस्क्यू रीजनल इमरजेंसी सर डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ये कह रहे हैं 22 का जो डेथ टोल है वो कंफर्म है। 22 लोग अपनी जिंदगी की बाजी हार गए हैं। इसमें 4 दोस्त भी थे। अभी एक खानदान ASI के जो हैं नवीद इकबाल साहब, उनके घराने में जो क़यामत टूटी है वो भी मैंने आपको बताई। लेकिन रेस्क्यू वर्क के जो बता रहे हैं डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब, उनके मुताबिक अब काफ़ी हद तक हमने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया है और फोरकास्ट यही है कि आज भी बर्फबारी का इम्कान है। रात गए भी हो सकती है, कल से भी शुरू हो सकती है। लेकिन वो तमाम लोग, अवाम भी इसकी किसी हद तक जिम्मेदार है ऐसी चीज़ों की कि हमें जहां पता होता है कि यहाँ खतरा है, यहाँ बताया जा रहा है कि आप नहीं जाएं, आपको रोका जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद जोक दर जोक उठ के लोग जो हैं सिर्फ ये देखने जा रहे हैं कि वहाँ हुआ क्या था। मतलब ये भी एक अजीब व गरीब अलार्मिंग सिचुएशन है जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गो कि मैं मानती हूँ कि हमारे वज़ीर इत्तलात ने कहा कि 1 लाख सयाह जो हैं वो मरी पहुँच गए हैं और ये बड़ी कामयाबी है कि लोग सयाहत की तरफ रुझान पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा रुझान जो कि मौत का मंजरनामे में तब्दील हो गया, मेरा नहीं ख्याल है कि जब तक फैसिलिटीज ना हो वहां पर इतने ज्यादा लोगों को इस बात के लिए बकअप किया जाए कि वो वहां पहुंचे तफरीगाहों पर। आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ नहीं है, वहां पर होटल्स किस तरह के हैं, रेस्क्यू वर्क कितना मुश्किल से शुरू हुआ, किस तरह से चल रहा है इस वक्त, शायद ये देखने की जरूरत है। हॉस्पिटल्स बहुत दूर दराज इलाकों में। लेकिन अब मैं जरा बात कर लेती हूँ महकमा मौसमियात से। शेख रशीद साहब हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। आज सारा दिन हम उनको देखते रहे, बड़ा काम करते रहे। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख रशीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। शेख साहब फरमाइएगा कि आज ये अंधोनाक वाकया मरी के अंदर कल रात से सिचुएशन जो है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हुई। क्या मुहर्रिकात आपको बताए गए, क्या वजूहात पैदा हुई? मैं तो अपना तजर्बा बता सकता हूँ। मुझे तो आवाम का समुद्र नजर आया। कल हम 2:45 बजे वापस आए हैं तो कल दोपहर को रोड बंद किया है। लोग फलांग के जा रहे थे, पुलिस से लड़ रहे थे, फिर रेंजर्स को तलब किया, FC को तलब किया है। तो 20-21 जाने अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और लेकिन तमाम इंशाल्लाह 1-1.5-2 घंटे में जो है वो रास्ते खुल जाएंगे और सारे रेस्ट हाउसेस भी खोल दिए हैं। आर्मी ने भी अपने कैंप बना दिए हैं, एयरफोर्स वालों ने भी वहां पे बना दिए हैं। अब बेहतर हालात हैं और कल शाम 9 बजे तक मरी के रास्ते बंद रखेंगे ताकि लोग नीचे उतर सकें। शेख साहब ज़ाहिर है मुझे पता है आप बहुत आपका वक्त कीमती है, लेकिन सर फवाद चौधरी साहब ने जब ये ट्वीट किया था ना कि 1 लाख सयाह मरी पहुंच गए, आप समझते हैं कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन थी? चुंगी पे रोकना चाहिए था जब 1 लाख गाड़ियां एंटर हो गई थी मरी के अंदर। कल हमने रोका तो था जी, लेकिन हमें जरा देर हो गई। हमें कल सुबह ही रोक देना चाहिए था। कल शाम 5 बजे मैंने रास्ते बंद किए थे और लोग रुकते नहीं है जी, लड़ते हैं और कैमरे हैं, पुलिस डरती है इन लोगों से, फिर रेंजर्स को लगाया है। क्या करें, पुलिस के गले पड़ते हैं लोग। ठीक है, लेकिन शेख साहब आज पंजाब के अंदर एक इजलास होता रहा, लोग मरी के अंदर मर गए। आप नहीं समझते बराह रास्त जिम्मेदारी है पंजाब हुकूमत की कि वो फैसिलिटेट करती वहां पर चीजों को और देखती, मॉनिटर करती? उस्मान मुजदार साहब देखते? मुझे नहीं पता उसका, मैं तो यहाँ बिजली भी नहीं है, मुझे नहीं पता। आपका फोन आया, मैं को फोन आता है तो मैसेज देखता हूँ। अभी बिजली गई हुई है तो घंटे तक आएगी। ओके, शुक्रिया। शेख रशीद साहब कह रहे हैं पता नहीं है इजलास का, लेकिन शेख साहब इजलास हुआ है और पार्टी की तंजीम साजी पर इजलास हुआ है। मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत कलील वक्त देते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा लंबी बात आपसे नहीं की। लेकिन आपने कहा कि कल शाम को रोक देना चाहिए था गाड़ियों को और एंट्री नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन साथ आप ये भी कह रहे हैं कि लोग इंतज़ामिया की बात सुनते नहीं हैं। मैं इस बात को मानती हूँ कि इंतज़ामिया के साथ आवाम बहुत सारी दफ़ा ज़ाहिर बदकलामी भी कर जाते हैं, गलत तरीके से उनको डील भी कर रहे होते हैं। लेकिन सर बहरहाल इंतज़ामिया होती है, वो रोक सकती है। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं। बर्फानी तूफान ने कई घर उजाड़ दिए, हमें क्या मौका मिला, हमें क्या सीख मिली है? अगली दफा फिर हम फरोग दे रहे होंगे सयाहत को कि भाई जाइए, 1 लाख नहीं 2 लाख लोग जाइए, और मरी का हाल ऐसे का ऐसे ही रहेगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वाचिंग 7 से 8।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मुसलसल यही बात हो रही है कि इस बर्फानी तूफान के अंदर जो कि मरी में बड़ी बात बताया गया कि बड़े अरसे बाद आया, क्या इसकी वजह से और इसके अलर्ट थे या नहीं थे? क्या ये वाक़या जो पेश आया है ये इंतज़ामी नाअहली ही है या फिर ज़ाहिर कुदरत के आगे तो सब कुछ बेबस है जिसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन हालात किस चीज़ की गमाजी कर रहे हैं इस पर अभी हमें जब बात कर रहे थे रेस्क्यू रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान साहब, तो उन्होंने बताया कि हमने काफ़ी हद तक वो एरिया जो है अब वो क्लियर करवा दिया है और लोगों को रोक भी रखा है। शेख रशीद साहब अभी फरमा रहे थे कि हमने इलाका तो क्लियर कर दिया है, कल तक रोक भी दिया है, लेकिन पेशगी तौर पर रोक देना चाहिए था, हो जाना चाहिए था, क्या हो गया, क्या हो सकता है, इस पर ही सारे बात हो रही है। शायद इससे आगे हम सोच नहीं रहे हैं। सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट, उनसे बात कर लेते हैं जरा। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये मरी के अंदर कुछ अलर्ट आप लोगों की तरफ से जारी हुआ था इंतजामिया को कि इस तरह का हैवी स्नोफॉल हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमने एडवाइजरी हमारे इस्लामाबाद ऑफिस ने इशू की थी जो तो उसमें मेंशन किया गया था कि मरी और जो दूसरे शुमाली इलाका जाते हैं सवात, कलम, बेरीन और उधर स्कर्दू वगैरह सबका मेंशन करके कोयटा, पिशीन, इन सब एरियाज का इवन नाम मेंशन करके किया गया था कि हैवी स्नोफॉल हो सकती है और उसके नतीजे में रोड क्लोजर हो सकती है, रोड बंद हो सकते हैं। तो और उसके इम्पैक्ट में सर, जब आप एडवाइजरी देते हैं तो ज़ाहिर महकमे जो हैं, मुख्तलिफ इंतजामी महकमे जो हैं, वो आपसे इस बारे में क्लैरिफिकेशन भी लेते होंगे, तो कोई क्लैरिफिकेशन के लिए कोई नोट, कोई इस तरह की चीज़ हुई या नहीं हुई, या इसको ऐसे ही एक आम सी एडवाइजरी के तौर पर लिया गया? अब ये तो मुझे नहीं पता, ये तो इदारे बता सकते हैं कि उन्होंने आम एडवाइजर के तौर पे लिया या नहीं, लेकिन वो अभी भी वेबसाइट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें 3 जनवरी से लेके 5 तक का आ गया, फिर 6 से 9 तक का आ गया, दोनों इस पूरे दौरान में उसमें मेंशन किया गया था कि हैवी स्नोफॉल होगी इन एरियाज में और उसके नतीजे में रोड क्लोज हो सकते हैं, लैंडस्लाइड। ठीक है सरदार साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी फोरकास्ट क्या है, कल और परसों के लिए फोरकास्ट क्या है? क्योंकि अभी हमारी जब बात हो रही थी वहां पे रेस्क्यू के लोगों से तो कह रहे थे कि हमें ये बताया गया है कि कल तक भी बर्फबारी हो सकती है, क्या इत्तलात हैं? उतनी शदीद अब नहीं है, मतलब ये कि मतलब जज़वी तौर पर अब आलूद रहने और हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है, आज रात को स्पेल हो सकता है, लेकिन कल सुबह तक या ज्यादा से ज्यादा दोपहर तक मेरा ख्याल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद कोई ऐसा खास वेदर नहीं है अगले चंद दिन तक। ओके, थैंक यू सरदार सरफराज साहब कह रहे हैं कि कल तक ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन हमने एडवाइजरी जो है वो इंतजामिया को दे दी थी कि इस तरह से हैवी स्नोफॉल हो सकता है, लोगों को ख्याल करने की ज़रूरत है, रोड ब्लॉकेज और बाकी सारी चीज़ें भी वो बता रहे हैं कि हमने की थी। और बात वो ये भी कह रहे हैं कि हमारी जो एडवाइजरी है वो हमारी वेबसाइट पर भी मौजूद है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में अहाता हमने ये करने की कोशिश की थी कि ये जो कुछ मरी में हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है। शायद इसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने को तैयार नहीं है, ना सूबाई हुकूमत लेगी, ना ही जाहिर है इंतजामिया लेगी। जो खुद मरी में अभी मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं हैशटैग्स बना के कि खुदा का वास्ता है लोग मर गए हैं और आप अभी भी मरी के होटल्स के किराए आपने बढ़ा रखे हैं। लोगों से पैसे ऐंठने का कोई वक्त नहीं देखा जाता, लोगों को ये नहीं देखा जाता कि लोग कितनी मुसीबत में हैं, बस अपनी जेब गर्म होनी चाहिए, जैसे चुंगी पर पैसे दे देकर गाड़ियां छोड़ते रहे। सॉरी, ओके, वकास हमारे साथ रिपोर्टर हमारे हैं। वकास जरा ये बताइएगा, अब मुझे आखिरी जाते जाते ये जो इत्तला मुझे मिल रही है कि मरिंदर अभी भी होटल्स के किरायों को बढ़ा दिया गया है और सूरत हाल बेहतर नहीं है, क्या आपके पास इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मरी में जो कि सरमाई सीजन का आगाज है तो वीकेंड पे भी और वीकेंड के अलावा भी जो होटल्स के जो कमरों के किराए होते हैं वो आम रूटीन की निस्बत ज्यादा होते हैं। लेकिन चूंकि इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है कि तकरीबन 20 कीमती जानें जो हैं सयाहों की वो ज़ाया हो चुकी हैं। बर्फबारी और शदीद जो स्पेल है उसके दौरान जो सयाह हैं वो बुरी तरह परेशान भी हैं, बच्चों के साथ अपनी फैमिली के साथ वो मरी में मौजूद हैं। लेकिन जो ज्यादातर तादाद है होटल मालिकान की, उन्होंने जो है अपने मेहमान नवाजी के तौर पर जो अपने होटल्स हैं वो सयाहों के लिए उनने सयाहों को ये फैसिलिटेट किया है कि आपको हम मुनासिब दाम पर, और बहुत से ऐसे भी होटल्स हैं जहां पर मुनासिब कीमत के अलावा फ्री उनको रिहाइश और खाना वगैरह भी दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस वक्त भी मुनाफाखोरी के दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें साथ साथ हैं। जी
ओके, थैंक यू वकास। हाँ, लेकिन मुझे बस इतना ही इन्फॉर्मेशन चाहिए थी कि इस वक्त जो होटल्स, रूम्स हैं और सारी चीज़ें, उसको किस तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। मुझे पता है जब हालात बिगड़ जाते हैं तो सब हालात को संवारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब चीज़ें ख़राब होने का बिल्कुल आगाज़ होता है उस वक्त सब लोग अच्छा की रिपोर्ट्स दे रहे होते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये कुछ भी ठीक नहीं हुआ है। ये 22 जानें जो गई हैं, ये हुकूमत वक्त को भी जवाब देना होगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी इसका जवाब देना चाहिए कि किस तरह से इंतज़ामी गफलत हुई, कैसे ये लोग जो सैरो तफरी करने के लिए गए थे कांधों पर चढ़कर लाशें बनकर उनके घरों को हम दे रहे हैं। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।